यह घटना लिली पीटर्स के साथ सभी को अचंभित कर गई। वह अपने रिश्तेदारों के घर से वापस जा रही थी, लेकिन घर नहीं पहुंची, जबकि रास्ता बहुत छोटा था। पुलिस ने तुरंत उसकी खोज शुरू कर दी और उसकी गुमशुदगी की खबरें तेजी से फैल गईं और देश के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक बन गईं। सभी घटनाएं अविश्वसनीय गति से विकसित हो रही थीं और सभी को हैरान और चकित कर रही थीं जो इस मामले को देख रहे थे। हर नई खोज इस मामले को और अधिक रहस्यमयी और चिंताजनक बना रही थी, जिससे यह और भी जटिल और उलझा हुआ लगने लगा। विस्कॉन्सिन के एक शांत शहर में 4 नवंबर 2011 को लिली पीटर्स का जन्म हुआ था। उसके माता पिता का तलाक हो गया था जब वह एक बच्ची थी, इसलिए वह अपने पिता के साथ रही। हालांकि उसकी मां ने भी लिली के जीवन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अक्सर उसे मिलने आती थी। लिली एक खुशमिजाज लड़की के रूप में बड़ी हुई, जिसे बाहर समय बिताना, दोस्तों के साथ खेलना और साइकिल चलाना बहुत पसंद था। शहर छोटा और सुरक्षित था, इसलिए उसके पिता कभी कभी उसे आसपास की गलियों में साइकिल चलाने की अनुमति दे देते थे। लिली अक्सर अपनी चाची के घर जाया करती थी, जो उसके घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रहती थी। 24 अप्रैल 2022 को, जब लिली 10 साल की थी, उसने अपनी चाची के घर साइकिल से जाने का फैसला किया। दोपहर 3 बजे के करीब वह घर से निकली। कुछ घंटे बीत गए और लिली अभी तक वापस नहीं आई थी, जिससे उसके पिता चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी बहन लिली की चाची को फोन किया, लेकिन उसने बताया कि लिली लगभग 1 घंटे पहले ही घर से निकल चुकी थी। उस आदमी को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी बहन का घर केवल कुछ मिनटों की दूरी पर था और उसने लिली से तुरंत घर वापस आने के लिए कहा था। जब बेटी घर वापस नहीं आई तो पिता ने उसके दोस्तों के माता पिता को फोन करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वह शायद किसी के घर रुक गई हो। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वह कहां है। फिर उसने रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया और सभी ने तुरंत उसकी खोज में शामिल हो गए। उन्होंने लड़की की चाची के घर से रास्ते की तलाश शुरू की और धीरे धीरे खोज क्षेत्र का विस्तार किया। शाम को जब कोई परिणाम नहीं मिला तो पिता ने रात 9 बजे पुलिस को बुलाने का फैसला किया। जांचकर्ताओं ने तुरंत खोज में भाग लिया और स्थानीय आबादी से और अधिक स्वयंसेवकों को शामिल किया। पिता ने एम्बर अलर्ट प्रणाली का उपयोग करने का सुझाव दिया, जो गुमशुदा बच्चों की जानकारी तेजी से फैलाने में मदद करता है। लेकिन जांचकर्ताओं ने कहा कि यह मामला इस प्रणाली को सक्रिय करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं थे कि बच्चा खतरे में है। पिता निराश था, लेकिन उसकी दलीलें पुलिस के फैसले को बदल नहीं सकीं। खोज जारी रही और जल्द ही लड़की की साइकिल एक छोटे पार्क के झाड़ियों में एक पैदल मार्ग के पास पाई गई। इससे यह संदेह गहरा हो गया कि कुछ हुआ है। जांचकर्ता यह विश्लेषण करने लगे कि साइकिल वहां कैसे पहुंची होगी। लड़की के घर और उसकी चाची के बीच का मुख्य मार्ग सड़क के साथ था। वह हमेशा इस मार्ग का ही उपयोग करती थी। एक और मार्ग था जो पैदल मार्ग के माध्यम से जाता था, जहां साइकिल मिली थी, लेकिन वह लंबा था। पिता समझ नहीं पा रहा था कि उसने वह रास्ता क्यों चुना, लेकिन एक बात साफ थी, ठीक इसी क्षेत्र में घने पेड़ों के बीच कुछ हुआ था। छूटी हुई साइकिल मिलने के बाद पुलिस ने अपने प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया। उन्होंने कुत्तों और ड्रोन के साथ सहयोगियों को बुलाया और ऑन ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी। पुलिसकर्मियों ने इलाके को छान मारा, स्थानीय निवासियों से बातचीत की ताकि कोई सुराग मिल सके। सभी प्रयासों के बावजूद लिली को नहीं पाया जा सका। खोज पूरी रात चलती रही और केवल सुबह में चिंताजनक खबरें आईं। सुबह 9 बजे के करीब लिली को उस पार्क में पाया गया जहां साइकिल मिली थी। वह कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर घने पेड़ों के बीच और पत्तियों की एक परत के नीचे थी, जिससे रात में उसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया था। जांचकर्ताओं ने तुरंत पहचान लिया कि मामला गंभीर है, लेकिन उन्हें विशेषज्ञों के आधिकारिक परिणामों का इंतजार करना पड़ा। इस बीच उन्होंने संदिग्ध की खोज और निवासियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। शहर में अतिरिक्त गश्त का आयोजन किया गया और अधिकारी उस स्कूल में गए जहां लिली पढ़ती थी।
स्कूल प्रशासन ने सभी माता पिता को संदेश भेजे जिसमें उनसे अपने बच्चों को बिना निगरानी के न छोड़ने का अनुरोध किया गया था। इस घटना की खबर तेजी से शहर के निवासियों के बीच फैल गई। यहां इस तरह की घटनाएं दुर्लभ थीं, इसलिए लोग बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ में आया कि संदिग्ध उनके बीच में हो सकता है और पुलिस के पास अभी तक कोई गंभीर सुराग नहीं था। दिन के दौरान पुलिस को स्थानीय निवासियों से कई सूचनाएं मिलीं, जिन्होंने अपनी टिप्पणियां साझा की और संदिग्ध घटनाओं की सूचना दी। जांचकर्ताओं ने उन सभी जिलों के निवासियों की जांच शुरू कर दी जिनका आपराधिक इतिहास था। इससे नागरिकों के बीच तनाव बढ़ गया, जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। स्थिति की अनिश्चितता ने केवल डर को और बढ़ा दिया और पुलिस ने जांच की स्थिति के बारे में चुप्पी साधे रखी। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ ने कहा कि लड़की नदी में डूब गई होगी, जबकि दूसरों ने दावा किया कि वे जानते हैं कौन जिम्मेदार है। इन सभी अटकलों ने केवल चिंता को बढ़ाया और निवासियों ने मामले की जल्द से जल्द सुलझने की मांग की। अगले दिन 26 अप्रैल को पुलिस को लिली की चाची के घर की तलाशी के लिए वारंट मिला और उन्होंने इमारत को घेर लिया। इस कदम ने निवासियों को चौंका दिया, लेकिन अधिकारी चुप रहे। लोग पूरे दिन खबरों का इंतजार करते रहे और आखिरकार पुलिस ने एक घोषणा की। लिली के खिलाफ अपराध के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित खबर आई। संदिग्ध का नाम उजागर नहीं किया गया क्योंकि वह नाबालिग था और गोपनीयता कानून उसके नाम का खुलासा करने से रोकता था। फिर भी एक छोटे से शहर में जानकारी तेजी से फैलती है। जल्द ही सभी को यह चौंकाने वाली खबर मिल गई। संदिग्ध था 14 वर्षीय कार्सन पीटर बर्गर, लिली का चचेरा भाई। इस खबर ने सभी को हिला दिया जो जांच का अनुसरण कर रहे थे। लेकिन आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुए। बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि उन्हें कार्सन के बारे में रेडिट फोरम से जानकारी मिली थी। उपयोगकर्ता मामले पर चर्चा कर रहे थे और अपनी धारणाएं साझा कर रहे थे। किसी समय वहां एक संदेश आया जिसमें किसी ने पार्क में एक लड़की को साइकिल पर एक बड़े लड़के के साथ देखा था। जब घटना की खबरें फैलीं, तो एक उपयोगकर्ता ने तुरंत संदेह किया कि वह युवक शामिल हो सकता है। एक और उपयोगकर्ता जिसने यह पढ़ा ने फैसला किया कि वह अपने संदेह को पुलिस के साथ साझा करेगा। ज्यादा समय नहीं लगा और जांचकर्ताओं को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। कार्लसन की दादी ने एक डरावनी घटना के बारे में बताया। लड़के ने अपनी छोटी बहन से स्वीकार किया था कि वही जिम्मेदार था। जांचकर्ताओं ने कार्लसन से पूछताछ करने का फैसला किया और बातचीत के दौरान उसने अचानक सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उस रात वह लिली के साथ गया था और उसे पार्क में एक प्रकृति की सैर के लिए प्रस्तावित किया था, एक दूरस्थ स्थान पर जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था। उसने वही किया जो उसने किया। दुर्भाग्य से मैं YouTube की नीतियों के कारण विस्तार से नहीं बता सकता कि क्या हुआ। घटना के बाद लड़का घर लौट आया और स्नान किया। कुछ घंटों बाद जब वयस्कों ने लिली की खोज शुरू की, तो वह फिर से उस स्थान पर लौट आया और उसे पत्तियों से ढक दिया। कार्लसन के स्वीकारोक्ति ने जांचकर्ताओं को कोई संदेह नहीं छोड़ा, क्योंकि वह उन विवरणों को जानता था जो लड़की के पिता को भी नहीं पता थे। घटना के तुरंत बाद एक चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसने कार्सन के बयानों की पुष्टि की। अपराध स्थल पर जैविक निशान पाए गए जो फिर से उसकी संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे थे। अंततः उस पर आरोप लगाए गए। हालांकि उसकी उम्र 14 साल थी, यह निर्णय लिया गया कि कार्सन पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद कार्सन को जज के सामने पेश किया गया, जिसने $1 मिलियन की जमानत निर्धारित की। उसके परिवार के पास ऐसे साधन नहीं थे, इसलिए कार्सन हिरासत में रहा। कार्सन की दादी ने इस मामले को किशोर अदालत में स्थानांतरित करने की कोशिश की। उसने जज को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने दावा किया कि उसका पोता एक अच्छा लड़का है, जिसने एक गलती की है। लेकिन उसके प्रयास असफल रहे। लिली के परिवार के लिए यह एक बड़ी त्रासदी थी। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया और आरोप उनके अपने रिश्तेदार के खिलाफ लगाए गए।
कार्सन ने अपनी छोटी बहन को घटना के बारे में बताया और बिना पछतावे के जांचकर्ताओं के साथ विवरण साझा किया। जिस दिन लिली को पाया गया, उसके परिवार ने एक स्मारक समारोह आयोजित किया जिसमें कार्सन भी शामिल हुआ। उसने शोक मनाने वाले रिश्तेदारों को गले लगाया और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। जहां तक कार्सन के परिवार की बात है, वह अपनी मां और उनके साथी के साथ रहता था, जबकि उसका असली पिता एडम बर्गर एक अन्य शहर में रहता था। कार्सन अपने पिता के बहुत करीब था, लेकिन 2016 में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी कार्सन और उसके परिवार की जटिलताओं और विरोधाभासों से भरी हुई है। साल 2018 में कार्सन के पिता एडम एक विवादास्पद स्थिति में फंस गए। उनके पास अनुचित व्यक्तिगत सामग्री मिली, जिसके कारण एक कानूनी मामला चला। इसके परिणाम स्वरूप एडम ने 3 साल एक सुधार गृह में बिताए और उसके बाद अपने बेटे के पास एक पड़ोसी शहर में बस गए। इस घटना का कार्सन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रिश्तेदारों ने देखा कि पहले जो लड़का हमेशा खुश रहता था, वह अब अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा हो गया। विशेष रूप से उसकी मां के साथ उसका रिश्ता कठिन हो गया, जिसे वह इस स्थिति के लिए दोषी मानता था, क्योंकि उसने कार्सन के पिता से तलाक ले लिया था। अपनी हिरासत के दौरान एडम ने अपने बेटे के साथ बिना निगरानी के मुलाकातों की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। कार्सन की मां इन मुलाकातों के खिलाफ थी, जिससे उनके रिश्ते में और तनाव पैदा हो गया। इसके बावजूद कार्सन और उनके पिता ने ईमेल और फोन कॉल्स के माध्यम से संपर्क बनाए रखा जब लड़का अपनी दादी के पास था। उनकी दादी के अनुसार ऐसे क्षणों में कार्सन में स्पष्ट रूप से बदलाव देखने को मिलता था। यह ध्यान देने योग्य है कि कार्सन की मां का भी कानून के साथ अपना संघर्ष था। उसे प्रतिबंधित पदार्थों के कब्जे और अपने पूर्व पति के साथ विवाद के कारण जवाबदेह ठहराया गया था। कार्सन के पिता से तलाक के बाद वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में आ गई जिसे वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सजा मिली थी। जॉन, जो उसकी मां का नया साथी था, लंबे समय तक उनके घर में रहा और कार्सन के लिए एक सौतेले पिता की भूमिका निभाने लगा। जब यह कहानी सार्वजनिक हुई तो लोगों ने जॉन के सोशल मीडिया पर ध्यान देना शुरू किया। उसकी पोस्ट्स ने कई सवाल उठाए। वहां कुछ ऐसे चित्र थे जो प्रमुख आपराधिक मामलों से जुड़े थे और अपने समकालीनों के बारे में अस्पष्ट चुटकुले थे। कार्सन की कहानी ने न केवल इस घटना के कारण ध्यान आकर्षित किया, बल्कि उसके कठिन परिवेश के कारण भी। उसका मार्गदर्शक जॉन था, जो एक कठिन अतीत वाला आदमी था, जिसने एक बार सोशल मीडिया पर अपने अजीब इच्छाओं के बारे में एक चिंताजनक संदेश छोड़ा था। कार्सन की मां, जो उसकी परवरिश में भी शामिल थी, का भी कानून के साथ संघर्ष था। कार्सन की गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सार्वजनिक रूप से बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न की और जांच प्रक्रिया को खतरे में डाल दिया। मुकदमे की तैयारी के दौरान लड़के के वकील ने एक YouTube वीडियो के बारे में बताया, जिसमें कथित तौर पर मामले की गोपनीय जानकारी शामिल थी। यह पुलिस वार्तालापों की रिकॉर्डिंग्स, आपातकालीन कॉल्स, विभिन्न दस्तावेजों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वीडियो सामग्री से संबंधित था। वकील ने दावा किया कि इन सामग्रियों का प्रकाशन कानून का उल्लंघन है और इससे मुकदमे पर असर पड़ सकता है। स्थिति और जटिल हो गई, क्योंकि वीडियो को लगभग 1 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। गौरतलब है कि वकील ने खुद कहा कि उसे इन डेटा में से कुछ तक पहुंच नहीं थी और वह यह समझाने में असमर्थ था कि यह इंटरनेट पर कैसे पहुंचा। कानूनी दृष्टिकोण से ऐसी सूचना के लीक होने से मुकदमे की प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, यहां तक कि कुछ आरोपों की समीक्षा तक हो सकती है। जज ने इस वीडियो में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि समीक्षा में पाया गया कि वकील साधारण ट्रू क्राइम शैली के एक वीडियो की बात कर रहे थे, जिसमें केवल सार्वजनिक स्रोतों से जानकारी थी। सामग्री की समीक्षा के बाद वकील के दावों को निराधार मानकर खारिज कर दिया गया। फिर भी इस घटना ने वकील पर खुद ध्यान आकर्षित किया। सवाल उठने लगे कि कार्सन का परिवार इतने महंगे वकील को कैसे हायर कर पाया, क्योंकि उनकी आधिकारिक आय स्पष्ट रूप से ऐसे खर्चों से मेल नहीं खाती थी। गर्मियों में
2023 में महत्वपूर्ण सुनवाइयां हुई जो 3 दिनों तक चली। इसमें एक केंद्रीय सवाल पर चर्चा की गई, कार्सन के मामले को किस प्रकार से निपटाया जाना चाहिए, नाबालिगों के मानकों के अनुसार या वयस्कों के। जज को यह निर्णय कुछ महीनों के भीतर लेना है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कार्सन ने अस्थायी हिरासत से वीडियो लिंक के माध्यम से सत्रों में भाग लिया। पत्रकारों को उसकी उम्र के कारण उसकी छवि स्क्रीन पर दिखाने से मना किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि कार्सन के वकील के सेवाओं के लिए भुगतान का स्रोत अज्ञात है, जिससे और भी सवाल उठते हैं। इस निर्णय का परिणाम कार्सन के भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। यदि उसका मामला एक विशेष किशोर न्यायालय को सौंप दिया जाता है तो सजा काफी हल्की हो सकती है। ऐसे न्यायालय शायद ही कभी कैद की सजा सुनाते हैं और अक्सर इलाज या पुनर्वास का निर्णय लेते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कई साल लगते हैं, जिसके बाद किशोर समाज में वापस आ जाते हैं। हालांकि अगर कार्सन को वयस्क के रूप में दोषी ठहराया जाता है तो उसे बहुत अधिक सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उम्र कैद की सजा भी शामिल है। यही लिली के माता पिता की मांग है। मामले की सभी ज्ञात परिस्थितियों को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि मामला किशोर न्यायालय को सौंपना गलत निर्णय होगा। जांचकर्ताओं के अनुसार कार्सन की हरकतें पहले से अच्छी तरह से योजना बनाई गई थीं। यह दावा किया जाता है कि उसने न केवल अपनी योजनाओं को अंजाम दिया, बल्कि बाद में इसका गर्व से उल्लेख भी किया। उपलब्ध सबूत स्पष्ट रूप से इस घटना में उसकी भागीदारी की ओर इशारा करते हैं। तो सवाल यह है कि समाज को ऐसे मामलों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। यह खुला है और तीखी बहसों को जन्म देता है। यह केस बहुत ही दर्दनाक है। झूठ ने न सिर्फ एक खुशहाल शादी को बर्बाद किया, बल्कि एक ऐसी औरत की जिंदगी भी तबाह कर दी जो अपने पति की ईमानदारी पर भरोसा करती थी और अपने परिवार का सपना देखती थी। लेकिन जल्द ही पता चला कि वो धोखा देने में माहिर था और अपने राज्य पाने के लिए उसने भयानक काम किए। लोरी के सुआरेज का जन्म 31 दिसंबर 1976 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। उसके असली माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि फुलर्टन के एक जोड़े थेल्मा और जेराल्ड सुआरेज ने उसे गोद लिया था। जेराल्ड, जो ब्राजील से थे, अपनी पत्नी से रियो डी जनेरो में मिशनरी काम के दौरान मिले थे। फिर वे कैलिफोर्निया आ गए और लोरी को अपने परिवार में शामिल कर लिया। लोरी ने अपने शुरुआती साल अपने गोद लेने वाले माता पिता के साथ बिताए, लेकिन 11 साल की उम्र में उनके तलाक के बाद वो अपनी मां के साथ यूटा राज्य के ओरेम शहर चली गई। 1994 में 18 साल की लोरी दोस्तों के साथ यात्रा के दौरान 19 साल के मार्क हॉकिंग से मिली। उनकी मुलाकात किस्मत का खेल थी। वे एक दूसरे से जुड़ गए। 5 साल बाद उन्होंने शादी कर ली और अपने मजबूत और करीबी रिश्ते से दोस्तों और परिवार को प्रभावित किया। मार्क एक आदर्श पति लगता था, प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला और मेहनती। लेकिन इस दिखावे के पीछे झूठ का जाल छिपा था। 2004 में जब ये दुखद घटनाएं हुईं, लोरी एक महत्वाकांक्षी और मेहनती 27 साल की महिला थी जो मैनेजर की सहायक के रूप में काम करती थी। सहकर्मी उसे एक लक्ष्य उन्मुख, समझदार और दृढ़ व्यक्ति के रूप में वर्णित करते थे। दूसरी ओर मार्क का दावा था कि उसने यूटा विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और मेडिकल स्कूल के लिए तैयारी कर रहा है, जो सच्चाई से बहुत दूर था। लेकिन इस समय तक उसने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों को इस बात का यकीन दिला दिया था। ताकि मार्क अपनी पढ़ाई जारी रख सके, परिवार ने नॉर्थ कैरोलिना जाने की योजना बनाई। इसके अलावा जोड़े को पता चला कि लोरी 5 हफ्ते की गर्भवती थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। महिला ने पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी थी और उसके आखिरी कार्य दिवस और शिफ्ट में कुछ ही हफ्ते बचे थे। लेकिन सारी योजनाएं 19 जुलाई 2004 को धराशायी हो गईं, जब लोरी कथित तौर पर घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। उस सुबह करीब 10 बजे मार्क ने अपनी पत्नी के दफ्तर फोन किया ये पूछने के लिए कि वो कहाँ है।
लेकिन एक कर्मचारी ने बताया कि वो अभी तक नहीं आई है। यह अजीब था, क्योंकि लोरी हमेशा बहुत समय की पाबंद थी। मार्क ने लोरी के बॉस को बताया कि उसकी पत्नी सुबह 5:30 बजे के करीब अपनी रोज की तरह पास के पार्क में दौड़ लगाने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं आई। उसने अनुमान लगाया कि शायद लोरी सीधे काम पर चली गई हो और कार ले गई हो। बॉस को यह अजीब लगा और उसने मार्क को सलाह दी कि वो पुलिस को बुलाए। मार्क ने सलाह मानी और सुबह 10:07 पर पुलिस को फोन किया। उसने लोरी के दोस्तों को भी फोन किया, यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी को पता है वो कहां हो सकती है, लेकिन उस दिन किसी का भी उससे संपर्क नहीं हुआ था। मार्क ने 10:49 पर फिर से पुलिस को फोन किया और बताया कि वो पार्क जाने वाली सड़क पर अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था और उसे ड्राइववे में उसकी कार मिली, लेकिन उसमें लोरी का कोई निशान नहीं था। उसने खोज में मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने जवाब दिया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कम से कम 24 घंटे इंतजार करना होगा। इस बीच लोरी के परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों ने मार्क की खोज में मदद करने का फैसला किया। कुछ रिश्तेदार तो देश के दूसरे हिस्सों से भी आए, लेकिन दुर्भाग्य से खोज में कोई प्रगति नहीं हुई। 20 जुलाई को पुलिस लोरी के परिवार द्वारा शुरू की गई खोज में शामिल हो गई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता से अपील की कि वे गर्भवती महिला की खोज में मदद करें। शहर में उसकी तस्वीर और संपर्क नंबरों वाले सैकड़ों पोस्टर लगाए गए और मीडिया ने इस मामले की व्यापक कवरेज की, जिससे 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक आकर्षित हुए। सभी प्रयासों के बावजूद लोरी का कोई सुराग नहीं मिल सका। मार्क, उसका पति, कैमरों के सामने अपनी उपस्थिति के दौरान बेहद चिंतित दिखाई दे रहा था। उसी दिन सुबह सुबह पुलिस को एक होटल के पास उसके अजीब व्यवहार की सूचना मिली। मार्क सिर्फ सैंडल पहने हुए था और इतना उत्तेजित था कि उसे यूटा विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में भर्ती कराना पड़ा। परिवार को जानने वाले लोगों का मानना था कि उसकी गर्भवती पत्नी के गायब होने से उसे भावनात्मक आघात लगा होगा। उन्हें लोरी के गायब होने में उस पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया। फिर भी पुलिस की राय अलग थी और उन्होंने शुरू से ही मार्क पर उसके गायब होने का शक किया। बड़े पैमाने पर चल रही खोज के दौरान मीडिया में दिखाई जा रही उसकी चिंता का ढोंग धीरे धीरे टूटने लगा। मार्क ने अपनी पत्नी समेत सबको अपनी पढ़ाई के बारे में धोखा दिया। उसने लोरी और उसके परिवार को बताया कि उसने यूटा यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में टॉप किया है और नॉर्थ कैरोलिना में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी है, इसीलिए वे शिफ्ट होने की सोच रहे थे। लेकिन मार्क के पिता डगलस हैकिंग सच्चाई जानते थे जो दूसरों को नहीं पता था। 22 जुलाई को उन्होंने ये जानकारी मीडिया को दी। पता चला कि उनके बेटे ने कभी बैचलर डिग्री नहीं ली और 2002 में पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि वो ऐसा दिखावा करता रहा कि वो क्लासेस अटेंड कर रहा है, पढ़ रहा है और असाइनमेंट्स कर रहा है। मार्क देश भर में घूमता रहा और ऐसा दिखावा करता रहा जैसे वो अलग अलग मेडिकल स्कूल्स में इंटरव्यू दे रहा हो। डगलस ने कहा कि किसी भी मेडिकल स्कूल ने उनके बेटे को एडमिशन नहीं दिया था और ये सब एक सोची समझी धोखाधड़ी थी। मार्क ने पढ़ाई में अच्छा करने के दबाव की वजह से झूठ बोला, क्योंकि उसका पूरा परिवार मेडिकल फील्ड में था। पिता बच्चों के डॉक्टर थे, मां नर्स थीं और उसके भाइयों ने साइंस में अच्छा किया था। लोरी का परिवार मार्क के धोखे से हैरान था, लेकिन उन्होंने लोरी की तलाश नहीं छोड़ी। जो लोग खोज में शामिल थे उनमें से कई सोचते थे कि अगर वो अपनी पढ़ाई के बारे में झूठ बोल सकता है तो वो लोरी के बारे में भी झूठ बोल सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि पढ़ाई के बारे में झूठ बोलने से वो लोरी के गायब होने का दोषी नहीं ठहरता। जब मार्क से इस बारे में पूछा गया तो उसने किसी भी तरह की शामिलगी से इनकार किया। फिर भी पुलिस का मानना कुछ और था। शुरू से ही मार्क को संदिग्ध माना जा रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे थे। पुलिस को यकीन था कि यह पहले दर्जे का अपराध था। जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो कई सबूत मिले। एक खराब गद्दा जिसके स्प्रिंग्स दिख रहे थे, एक नए गद्दे की रसीद, बिस्तर के कपड़े, रसोई के बर्तनों पर अजीब गहरे लाल धब्बे, बेडरूम की साइड टेबल में कालीन के टुकड़े, कपड़े और लोरी का एक कथित खत जो गेस्ट रूम में मिला था। पुलिस को जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि जिस सुबह लोरी गायब हुई
जब मार्क ने दावा किया कि उसने पार्क में खोजा और फिर पुलिस को बुलाया, वो असल में एक नया गद्दा खरीदने में व्यस्त था। इसके अलावा लोरी की कार का ड्राइवर सीट, जो पार्क के पास मिली थी, करीब 180 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति के हिसाब से सेट था, जबकि लोरी सिर्फ 150 सेंटीमीटर लंबी थी। घर में लोरी की कार की चाबियां मिलीं, जिससे सवाल उठे, अगर वो सच में पार्क में एक्सरसाइज करने गई थी तो चाबियां घर पर क्यों रह गईं? अलग अलग जगहों पर मिले कई सबूतों में एक कटा हुआ गद्दा भी था, जो बेडरूम के बिस्तर से मेल खाता था और जो यूटा यूनिवर्सिटी अस्पताल के पास के कूड़ेदान में मिला था। गहरे बालों की एक लट भी एक कूड़ेदान में मिली, जो अस्पताल के बगल में एक पेट्रोल पंप के पास था। मार्क और लोरी की दोनों कारों से कई सामान जब्त किए गए और अस्पताल, पार्क के पास की चर्च और 24 घंटे खुले स्टोर के सीसीटीवी फुटेज ने केस में नए मोड़ जोड़े। सबूतों के इकट्ठा होने के साथ मार्क पर शक और गहरा होता गया और यह साफ होता गया कि लोरी को जिंदा पाने के चांस हर दिन के साथ कम होते जा रहे थे। लोरी के गायब होने के कुछ ही दिनों में पुलिस ने कई सबूत इकट्ठे कर लिए, जो इशारा करते थे कि मार्क ने 19 जुलाई की सुबह जल्दी उनके घर में यह अपराध किया होगा और कुछ घंटों बाद किसी अनजान जगह पर सबूत मिटा दिए होंगे। जांचकर्ताओं का शक 25 जुलाई 2004 को सही साबित हुआ, जब मार्क के भाइयों स्कॉट और लांस ने बताया कि उसने उनके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एक दिन पहले 24 जुलाई को वे उससे मिलने मनोचिकित्सा अस्पताल गए थे, जहां वो भर्ती था, और उससे मिन्नत की कि वो बताए कि लोरी के साथ क्या हुआ। उन्होंने उसे सोचने का वक्त दिया और जब वे शाम को वापस आए तो उसने अपनी शामिलगी मान ली। घटना की सटीक जानकारी अज्ञात रही, लेकिन यह पता चला कि शुक्रवार 16 जुलाई को जब लोरी काम पर थी, उसने नॉर्थ कैरोलिना के मेडिकल स्कूल को फोन किया फाइनेंशियल एड के बारे में पूछने के लिए, और उसे पता चला कि उसका पति वहां एनरोल नहीं था। सहकर्मियों ने देखा कि इस कॉल के बाद लोरी परेशान थी और रो रही थी। वो जल्दी काम छोड़कर घर चली गई, शायद मार्क से बात करने के लिए। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक लोरी ने उसी दिन शाम करीब 5 बजे यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी को फोन किया और एक वॉइस मैसेज छोड़ा, जिसमें उसने कहा कि मार्क ने उसे बताया कि लिस्ट में उसका नाम न होना कंप्यूटर की गलती या किसी और वजह से है। ऐसा लगता है कि उसने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उसी शाम वे दोनों उसके बॉस के फार्म हाउस पर एक पार्टी में गए और लग रहा था कि वे अच्छा समय बिता रहे हैं। मार्क ने अपनी पत्नी समेत सबको अपनी पढ़ाई के बारे में धोखा दिया। उसने लोरी और उसके परिवार को बताया कि उसने यूटा यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में टॉप किया है और नॉर्थ कैरोलिना में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी है, इसीलिए वे शिफ्ट होने की सोच रहे थे। लेकिन मार्क के पिता डगलस हैकिंग सच्चाई जानते थे, जो दूसरों को नहीं पता था। 22 जुलाई को उन्होंने ये जानकारी मीडिया को दी। पता चला कि उनके बेटे ने कभी बैचलर डिग्री नहीं ली और 2002 में पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि वो ऐसा दिखावा करता रहा कि वो क्लासेस अटेंड कर रहा है, पढ़ रहा है और असाइनमेंट्स कर रहा है। मार्क देश भर में घूमता रहा और ऐसा दिखावा करता रहा जैसे वो अलग अलग मेडिकल स्कूल्स में इंटरव्यू दे रहा हो। डगलस ने कहा कि किसी भी मेडिकल स्कूल ने उनके बेटे को एडमिशन नहीं दिया था और ये सब एक सोची समझी धोखाधड़ी थी। मार्क ने पढ़ाई में अच्छा करने के दबाव की वजह से झूठ बोला, क्योंकि उसका पूरा परिवार मेडिकल फील्ड में था। पिता बच्चों के डॉक्टर थे, मां नर्स थीं और उसके भाइयों ने साइंस में अच्छा किया था। लोरी का परिवार मार्क के धोखे से हैरान था, लेकिन उन्होंने लोरी की तलाश नहीं छोड़ी। जो लोग खोज में शामिल थे, उनमें से कई सोचते थे कि अगर वो अपनी पढ़ाई के बारे में झूठ बोल सकता है, तो वो लोरी के बारे में भी झूठ बोल सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि पढ़ाई के बारे में झूठ बोलने से वो लोरी के गायब होने का दोषी नहीं ठहरता। जब मार्क से इस बारे में पूछा गया, तो उसने किसी भी तरह की शामिलगी से इनकार किया। फिर भी पुलिस का मानना कुछ और था। शुरू से ही मार्क को संदिग्ध माना जा रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे थे। पुलिस को यकीन था कि यह पहले दर्जे का अपराध था। जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो कई सबूत मिले। एक खराब गद्दा जिसके स्प्रिंग्स दिख रहे थे, एक नए गद्दे की रसीद, बिस्तर के कपड़े, रसोई के बर्तनों पर अजीब गहरे लाल धब्बे, बेडरूम की साइड टेबल में कालीन के टुकड़े
कपड़े और लोरी का एक कथित खत जो गेस्ट रूम में मिला था। पुलिस को जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि जिस सुबह लोरी गायब हुई, जब मार्क ने दावा किया कि उसने पार्क में खोजा और फिर पुलिस को बुलाया, वो असल में एक नया गद्दा खरीदने में व्यस्त था। इसके अलावा लोरी की कार का ड्राइवर सीट जो पार्क के पास मिली थी, करीब 130 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति के हिसाब से सेट था, जबकि लोरी सिर्फ 150 सेंटीमीटर लंबी थी। घर में लोरी की कार की चाबियां मिलीं, जिससे सवाल उठे, अगर वो सच में पार्क में एक्सरसाइज करने गई थी तो चाबियां घर पर क्यों रह गईं? अलग अलग जगहों पर मिले कई सबूतों में एक कटा हुआ गद्दा भी था जो बेडरूम के बिस्तर से मेल खाता था और जो यूटा यूनिवर्सिटी अस्पताल के पास के कूड़ेदान में मिला था। गहरे बालों की एक लट भी एक कूड़ेदान में मिली जो अस्पताल के बगल में एक पेट्रोल पंप के पास था। मार्क और लोरी की दोनों कारों से कई सामान जब्त किए गए और अस्पताल, पार्क के पास की चर्च और 24 घंटे खुले स्टोर के सीसीटीवी फुटेज ने केस में नए मोड़ जोड़े। सबूतों के इकट्ठा होने के साथ मार्क पर शक और गहरा होता गया और यह साफ होता गया कि लोरी को जिंदा पाने के चांस हर दिन के साथ कम होते जा रहे थे। लोरी के गायब होने के कुछ ही दिनों में पुलिस ने कई सबूत इकट्ठे कर लिए जो इशारा करते थे कि मार्क ने 19 जुलाई की सुबह जल्दी उनके घर में यह अपराध किया होगा और कुछ घंटों बाद किसी अनजान जगह पर सबूत मिटा दिए होंगे। जांचकर्ताओं का शक 25 जुलाई 2004 को सही साबित हुआ, जब मार्क के भाइयों स्कॉट और लांस ने बताया कि उसने उनके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एक दिन पहले 24 जुलाई को वे उससे मिलने मनोचिकित्सा अस्पताल गए थे जहां वो भर्ती था और उससे मिन्नत की कि वो बताए कि लोरी के साथ क्या हुआ। उन्होंने उसे सोचने का वक्त दिया और जब वे शाम को वापस आए तो उसने अपनी शामिलगी मान ली। घटना की सटीक जानकारी अज्ञात रही, लेकिन यह पता चला कि शुक्रवार 16 जुलाई को जब लोरी काम पर थी, उसने नॉर्थ कैरोलिना के मेडिकल स्कूल को फोन किया फाइनेंशियल एड के बारे में पूछने के लिए और उसे पता चला कि उसका पति वहां एनरोल नहीं था। सहकर्मियों ने देखा कि इस कॉल के बाद लोरी परेशान थी और रो रही थी। वो जल्दी काम छोड़कर घर चली गई, शायद मार्क से बात करने के लिए। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक लोरी ने उसी दिन शाम करीब 5 बजे यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी को फोन किया और एक वॉइस मैसेज छोड़ा जिसमें उसने कहा कि मार्क ने उसे बताया कि लिस्ट में उसका नाम न होना कंप्यूटर की गलती या किसी और वजह से है। ऐसा लगता है कि उसने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उसी शाम वे दोनों उसके बॉस के फार्म हाउस पर एक पार्टी में गए और लग रहा था कि वे अच्छा समय बिता रहे हैं। सच हमेशा सामने आता है और धोखे पर चर्चा रविवार दोपहर को हुई, 18 तारीख को, जब मार्क ने अपनी पत्नी को बताया कि उसने अपनी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में झूठ बोला था। यह लोरी के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद लोरी सोने चली गई जबकि मार्क वीडियो गेम खेलने लगा। बाद में उसने आने वाले शिफ्ट के लिए कुछ बक्से पैक करना शुरू किया। दस्तावेजों में लिखा है कि सामान पैक करते समय उसे कथित तौर पर एक हथियार मिला और फिर रात 1 बजे वह बेडरूम में गया जहां लोरी सो रही थी। मार्क ने अपने भाइयों को बताया कि इसके बाद उसने सबूत को कई कचरे के बैग में लपेटा जिसमें गद्दे का खराब हिस्सा भी शामिल था और सुबह 2 बजे सब कुछ एक कूड़ेदान में फेंक दिया। मार्क का अपने भाइयों के सामने चौंकाने वाला इकबाल 2 अगस्त 2004 को उसकी गिरफ्तारी का कारण बना और उसे सॉल्ट लेक काउंटी जेल के मनोचिकित्सा वार्ड में भेज दिया गया। अभियोजकों ने पुष्टि की कि अपराध तब किया गया जब यह पता चला कि मार्क ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था। 1 हफ्ते बाद उस पर प्रथम श्रेणी के अपराध और न्याय में बाधा डालने के 3 मामलों का आरोप लगाया गया। शुरू में जमानत $5 लाख तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर $10 लाख कर दिया गया। उसके इकबाल ने लोरी की लापता व्यक्ति के रूप में खोज को भी समाप्त कर दिया और पुलिस ने काउंटी के कचरा डंप में सबूत खोजना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि इस मामले के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। हालांकि यह एक कठिन काम साबित हुआ। विशेषज्ञों के सामने एक मुश्किल काम था, क्योंकि उन्हें 12 मीटर से अधिक गहराई तक 1000 टन जब्त कचरे में से गुजरना था। खोज में खोजी कुत्तों और 38 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, जिनमें पुलिस अधिकारी, दमकल कर्मी, सार्वजनिक सुरक्षा सेवा के कर्मचारी
और शहरी खोज और बचाव दल के सदस्य शामिल थे। उनमें से हर एक औसतन दिन में 11 घंटे काम करता था, हफ्ते में 4 दिन, और विशेष उपकरण की मदद से कठिन काम करता था। अंत में उन्हें कचरे को हाथ से छानना पड़ा। हालांकि सभी प्रतिभागियों का मानना था कि उनके प्रयास उचित थे, उन्हें यकीन नहीं था कि वे सबूत पाएंगे। फिर भी अधिकारियों को विश्वास था कि उनके पास मार्क पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त कारण थे, जो उसके भाइयों के सामने किए गए इकबाल पर आधारित थे, जिसे अदालत में स्वीकार किए जाने की संभावना थी। विभिन्न भौतिक सबूतों में उनकी कार में रेलिंग पर, बिस्तर के हेडबोर्ड पर और गद्दे पर बरगंडी रंग के धब्बे पाए गए। रसोई में एक उपकरण मिला था जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर गद्दे को काटने के लिए किया गया था। पुलिस के पास लोरी का एक पत्र भी था जो शायद उसके गायब होने से एक दिन पहले लिखा गया था। इसमें उसने अपने पति से अपना व्यवहार बदलने को कहा था और उसके साथ बूढ़ी होने की इच्छा जताई थी, लेकिन इन परिस्थितियों में नहीं। मार्क के इकबाल के बाद ये शब्द और भी स्पष्ट हो गए, क्योंकि पत्र को लोरी द्वारा मेडिकल स्कूल को किए गए फोन कॉल से जोड़ा गया था। इसके अलावा अभियोजकों ने एक 24 घंटे खुले स्टोर के निगरानी वीडियो एकत्र किए, जिसमें दिखाया गया था कि मार्क सिगरेट खरीद रहा था, अपने हाथों और उंगलियों को देख रहा था और फिर अपनी पत्नी की कार में चला गया। उस समय से लगभग 18 मिनट बीत गए थे जब उसने अपने कहे अनुसार अपराध किया था। जांचकर्ताओं को वीडियो फुटेज मिला, जिसमें दिखाया गया था कि कोई व्यक्ति एक बड़ा बैग कूड़ेदान में फेंक रहा था। यह भी दिखाया गया था कि वह महिला की कार से एक पार्क में जा रहा था, जहां से उसके अनुसार वह गायब हो गई थी। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि अभियोजन पक्ष मार्क के लिए सबसे कठोर सजा की मांग करेगा, लेकिन अभियोजकों ने फैसला किया कि उस पर प्रथम श्रेणी के अपराध का आरोप लगाया जाए, जिसमें 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यह निर्णय एक निर्णायक सबूत की कमी के कारण लिया गया। कुछ दिनों बाद मार्क अपने वकील गिलबर्ट एंटी के साथ तीसरी जिला अदालत में जज विलियम बैरेट के सामने एक प्रारंभिक सुनवाई के लिए पेश हुआ। उपस्थित लोग हैरान थे कि आरोपी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसके साथ 7 शेरिफ थे। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आमतौर पर प्रमुख मामलों या अप्रत्याशित परिस्थितियों में की जाती है। लोरी के गायब होने के 2 महीने से अधिक समय बाद उसके परिवार ने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अक्टूबर में पुलिस सार्जेंट नेल्सन ने एक कूड़ेदान में एक महत्वपूर्ण सबूत पाया। जगह को तुरंत घेर लिया गया और विशेषज्ञों ने कई घंटों तक सबूत इकट्ठा किए, जिनका इस्तेमाल अदालत में किया जा सकता था। उसी दिन अधिकारियों ने फोरेंसिक जांच के माध्यम से पुष्टि कर दी कि मिले सबूत लोरी के मामले से जुड़े थे। इस खबर ने उसके परिवार में मिलीजुली भावनाएं पैदा की। एक तरफ उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि होने का दुख था, दूसरी तरफ राहत थी कि अब वे आखिरकार उससे विदा हो सकते हैं। अभियोजकों का अब मानना था कि मिले सबूतों ने मामले को काफी आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि अब वे मार्क के अपराध के परिणामों को साबित कर सकते थे। 30 अक्टूबर को मार्क ने तीसरी जिला अदालत में एक आरोप सुनवाई में भाग लिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने खुद को बेकसूर बताया। लॉरी की मां ने 30 अक्टूबर को मार्क ने तीसरी जिला अदालत में एक आरोप सुनवाई में भाग लिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने खुद को बेकसूर बताया। लॉरी की मां ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि वह दोष स्वीकार करने से इनकार कर रहा था और उस पर आरोप लगाया कि वह परिवार की पीड़ा को लंबा खींच रहा है और अनिवार्य को टाल रहा है। मुकदमा, जो 2005 के अप्रैल के अंत में होने वाला था, 15 अप्रैल को रुक गया, जब मार्क ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने जज को विस्तार से बताया कि उसने 19 जुलाई 2004 की सुबह कैसे अपराध किया था। अपने दोष स्वीकार करने के साथ उसने अभियोजकों के साथ न्याय में बाधा डालने के आरोप को हटाने पर सहमति जताई। अपने 10 मिनट के बयान में मार्क ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी और वह अपने कार्यों की व्याख्या नहीं कर सकता था। लोरी की मां ही एकमात्र थीं जिन्होंने सच्चा पछतावा व्यक्त किया। वह इस स्वीकारोक्ति से स्तब्ध थीं, लेकिन उन्हें राहत भी महसूस हुई कि मार्क ने अपने कृत्यों की जिम्मेदारी ली।
सजा सुनाए जाने से 1 महीने पहले लोरी के माता पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी की याद में लगाए गए पत्थर से हैकिंग नाम हटा देंगे ताकि मार्क से दूरी बनाई जा सके। 6 जून 2005 को मार्क को सजा सुनाई गई। उसे 6 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी गई, जिसमें पैरोल की संभावना सबसे पहले 2035 में थी। मार्क रोया जब उसने फैसला सुना और उसे अपनी सजा काटने के लिए यूटा राज्य जेल ले जाया गया। मुकदमे के बाद मार्क के माता पिता ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने उसके अपराध को अक्षम्य माना, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वह मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था, जिसमें सीखने की अक्षमता और विश्वविद्यालय में असफलताओं के कारण भावनात्मक तनाव शामिल था। मार्क के पिता ने उसका एक पत्र पढ़ा जिसमें उसने लिखा था कि वह जेल में अच्छा महसूस कर रहा है क्योंकि वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है और उन सभी से माफी मांग रहा है जिन्हें उसने अपने कार्यों से चोट पहुंचाई थी। 2006 में यह पता चला कि मार्क जेल से ऑटोग्राफ और अन्य चीजें बेच रहा था, एक ऐसी वेबसाइट पर जो अपराधियों की याद में समर्पित थी। जेल प्रशासन से बातचीत के बाद उसने स्वेच्छा से इन गतिविधियों को बंद कर दिया। आने वाले वर्षों में लोरी की मां ने जेल में बंद मार्क के साथ पत्र का आदान प्रदान किया और उसे बताया कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है। अतीत को पीछे छोड़ने के अपने फैसले के बावजूद वह लोरी को याद करती रहती हैं और कहती हैं कि वह इस नुकसान को कभी नहीं भूल पाएंगी।